आप ही इस बच्चे के पिताजी हो? हाँ हूँ। तो तुमको क्या परेशानी है सेठ? परेशानी नहीं, एक बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। खट्टी मीठी कहानियाँ। उड़ीसा के एक गांव बसंतपुर में एक गरीब सब्जी बेचने वाला लखन रहता था। उसके 3 बेटे थे, अमर, अमन और अनल, और 2 बेटियां थीं, सुधा और सुमन। लखन का पड़ोसी कोलकाता में रहने वाला जीवा गांव आया हुआ था। अरे लखन, कैसा बूढ़ा हो गया है रे? ये क्या हालत बना रखा है? 12 साल में गांव में काफी बदलाव आ गया है। हाँ? और भाभी कैसी है? अरे जीवा, तू तो कलकत्ता जाके और भी जवान हो गया है रे। अपनी हालत क्या बताऊं। तेरी भाभी सुनीता पिछले साल मेरे दरिद्र के कारण ही भूख से तड़प तड़प कर ही मर गई। ओहो, बहुत बुरा हुआ। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि गांव की मोह माया छोड़ दो और चलो कोलकाता। खैर, बच्चे कितने हैं? 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। कमबख्त मेरी गरीबी का साया इन पर भी है। जैसे तैसे 2 जून की रोटी खिला पाता हूँ। कोई बात नहीं, अगर तू कहे तो तेरे एक बेटे को मैं अपने साथ कलकत्ता ले जा सकता हूँ। अगर ऐसा करते हो तो भाई तेरा मुझ पर एहसान होगा। अनल अभी 1.5 साल का ही है। बेचारा 6 महीने में ही माँ को खो दिया। इसे ले जाओ, कम से कम माँ बाप का प्यार तो मिलेगा। जीवा अनल को लेकर कोलकाता चला आता है। जीवा यहाँ बच्चों से भीख मंगवाता था। दो साल बाद अनल को भी भीख के धंधे में उतार दिया। एक दिन हावड़ा स्टेशन पर 10 रुपए दे दे बाबू, 10 रुपए दे दे। 2 दिन से भूखा हूँ, कोई तो भला मानुस 10 रुपए दे दे। यही चले, तुम्हारा नाम की? पैसे दे दो बाबू, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। लगता है बांग्ला नहीं जानता। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तुम्हारे पिताजी कहाँ है? पैसे दे दो बाबू, पैसे दे दो। आपके बच्चे आबाद है बाबू। ठीक है, मैं तुम्हें 500 रुपया दूंगा। पहले अपना पिताजी का नाम बताओ और किधर रहते हो? सच में आप हमें 500 रुपया दोगे? ये लो 500। अब हो गया ना? अब अपना पिताजी के पास ले चलो। अनल जय घोष को जीवा के पास ले जाता है, जो एक ठेले पर बैठकर ताश खेलने में लगा था। पापा, ये देखो, ये सेठ मुझे 500 रुपए दे रहे हैं। आप ही इस बच्चे के पिताजी हो? हाँ हूँ। तो तुमको क्या परेशानी है सेठ? परेशानी नहीं, एक बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल मेरा नाम जय घोष है। मेरा कोलकाता में होशियारी का बिजनेस है। 5 साल पहले मेरी पत्नी शर्मिला इस हावड़ा स्टेशन पर बेटे के साथ जा रही थी। तभी एकाएक स्टेशन पर बम की अफवाह में भगदड़ मच गया। इस भगदड़ में मेरा बेटा खो गया, जो आज तक नहीं मिला। ओहो, बहुत बड़ा हादसा हो गया आपके साथ सेठ। हाँ, उस समय से मेरी पत्नी की आवाज भी चली गई। वर्षों बाद आज जब अनल को देखा तो अपना बेटा मुन्ना का याद आ गया हमको। ओहो, लेकिन अब समस्या क्या है सेठ? अनल से भीख क्यों मंगवाते हो? इसे तो अभी खाने, खेलने और पढ़ने की जरूरत है। अरे सेठ,
अपना तो यही धंधा है। अगर ये भीख नहीं मांगेगा तो अपन खाएगा क्या? तेरे जैसा मेरा कोई बिजनेस थोड़ी ना है सेठ। देखो भाई, तुम्हें अगर पैसा चाहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन अनल मुझे चाहिए। जीवा अनल को 5 लाख रुपए में जय घोष को बेच देता है। जय घोष की पत्नी शर्मिला के साथ जल्द ही अनल घुल मिल जाता है। शर्मिला की आवाज भी इस बीच वापस आ जाती है। 20 साल बाद आज अनल विदेश से पढ़कर वापस कोलकाता आता है। एयरपोर्ट पर अनल, इधर देख, इधर। अरे माँ, तू क्यों आई लेने? तेरी तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना? इतने दिनों बाद लौटा है, मुझसे कैसे बर्दाश्त होता। चल अब घर चल। दोनों घर आ जाते हैं। अनल को कोलकाता के एक शिप कंपनी में अच्छे पोस्ट पर नौकरी लग जाती है, लेकिन शर्मिला की तबीयत दिनों दिन और खराब होती जाती है। जय घोष अनल को बताते हैं कि शर्मिला को कैंसर है और अब वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। एक रात शर्मिला को खून की उल्टी होती है और वो मर जाती है। कुछ दिन बाद, बेटा, तुम्हारी माँ बहुत ही अभागिन थी, कभी सुख नहीं देख पाई। मुन्ना जब 3 वर्ष का था तो एक दिन वो हावड़ा स्टेशन पर ही खो गया। फिर तुम मिले, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम भी पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। जब लौटे तो वो अपनी अंतिम सफर पर ही निकल चुकी थी। पिताजी, अगर आपका बेटा मुन्ना हावड़ा स्टेशन पर खो गया था तो फिर मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया? जय घोष अनल को सब बता देते हैं। दोनों जीवा के पास जाते हैं, लेकिन जीवा अनल को बताता है कि वह भी उसका पिता नहीं है। फिर जीवा अनल को गांव में लखन से मोबाइल पर बात करवाता है। अनल लखन से बोलता है कि वह कल ही गांव पहुंच रहा है। तत्काल से कोरोमंडल एक्सप्रेस में टिकट कटवाया है। दूसरे दिन हावड़ा स्टेशन पर, बेटा, गांव जाकर इस बात को भूल ना जाना। टिकट कंफर्म हुई कि नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? मैं बापू को यहीं लेके आऊंगा। आज मेरे पास 2 पिताजी हैं। ठीक है पिताजी, ट्रेन आ गई है, मैं निकलता हूँ। और टिकट RAC की है। बेटा, हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। मैं तेरा और तेरे पिताजी का गुनहगार हूँ। मैंने अपने भाई समान दोस्त के साथ छल किया है। अनल कुछ नहीं बोलता। ट्रेन आने पर वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। वह सोच रहा था कि गांव में अपने बापू से फेस कैसे करेगा। ट्रेन छूटने ही वाली होती है कि एक सुंदर सी युवती आकर उसके सीट पर अपना बैग रख देती है। ए, चलो अपना पैर ठीक करो, पहले मुझे सामान रखने दो। मैनर्स है कि नहीं? पूरी सीट पर टांग फैलाए बैठे हो। ये नहीं कि लड़की जा रही है तो थोड़ा सा हेल्प कर दो। अरे मैडम, आप अभी अभी बोगी पे चढ़ी हैं। आपकी कौन सी सीट है, कहाँ जाना है, मुझे क्या पता? वैसे मुझे तो आपका नाम भी नहीं मालूम। वाह जनाब, आप मेरी सीट पर बैठे हो और हम ही से पूछ रहे हो कि आपका सीट कौन सा है। चेन्नई जा रही हूँ और नाम है सुप्रिया। अब उठने का कष्ट करेंगे? जी जरूर, लेकिन ये सीट मेरी भी है और मेरा नाम जनाब नहीं अनल है। ओह सॉरी, RAC टिकट तो मैं भूल ही गई थी। हेलो जी पिताजी, हाँ, सीट मिल गई है। ठीक है बेटा, अच्छे से आना। हाँ, तेरा भाई अमन और अमर बहनों को ससुराल से लाने गए हैं। सुधा और सुमन तो तुम्हें देखने के लिए कल से लगातार फोन किए जा रही है। सभी तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। बाबूजी, मैं आ रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। बेटा, मुझे नहीं पता कि तुझे खाने में क्या पसंद है। अगर बता देता तो ये गरीब पिता तेरे लिए कुछ बनवा के रखता। पिताजी, रोज तो अपने पसंद का ही खाना खाता हूँ,
लेकिन आज मैं तुम्हारे पसंद का खाना खाऊंगा। फोन कटने के बाद अनल की आंखें दबदबा जाती हैं। सुप्रिया के पूछने पर अनल अपने बारे में सारी बातें बताता है। सुप्रिया की आंखें भी भर आती हैं। दोनों में अनजाना सा रिश्ता पनपने लगता है। शायद प्यार का पहला एहसास दोनों को होता है। तभी एक आवाज होती है। ऊपर की सीट में से आंटी गिरती है और उनका सर वहीं फट जाता है। फिर चीख पुकार मच जाती है। ट्रेन पता नहीं कैसे दूसरी ट्रैक पर जाकर लोहे से लदी मालगाड़ी से टकरा जाती है। कितनों का स्पॉट डेथ हो जाता है। अनल की गोद में सुप्रिया का फटा सर आ जाता है। अनल के कूल्हे टूट जाते हैं। वह कुछ नहीं कर सकता था। बस दोनों एक दूसरे को देखते जा रहे थे। दोनों के खून और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी बेंगलोर से हावड़ा आती हुई ट्रेन ने इनकी बॉगी को एक बार फिर से जोरदार टक्कर मारी और बॉगी के परखचे उड़ गए। सब कुछ खत्म हो गया। उधर गांव में पिताजी, पिताजी, कुछ सुना आपने? अपना अनल किस ट्रेन से आ रहा है? क्यों, क्या हुआ? शायद वो कोरोमंडल एक्सप्रेस से। क्यों? क्या कोरोमंडल एक्सप्रेस? नहीं, सब खत्म हो गया। पिताजी, बालासोर स्टेशन के पास एक ट्रेन हादसा हुआ है, जल्दी चलिए। नहीं, क्या बक रहा है रे तू? अमन, कुछ मिठाई है अनल के पसंद का, अंदर से लेकर आ। बेचारा भूखा होगा। और अमर, दीना चाह के वहां से जल्दी जाकर टेम्पू लेकर आओ। हाँ। जैसे तैसे तीनों बाप बेटे घटना स्थल पर पहुंचते हैं। वहां की चीख पुकार और लाशें देख तीनों हताश अनल को खोजने लगते हैं। तीनों के हाथ पैर खून से सन जाते हैं। तभी अमन बोलता है, पिताजी, अनल को फोन कीजिए। लखन जैसे ही फोन करता है, फटे चिथे मांस के लोथरे के बीच एक कटी हुई हाथ में थी मोबाइल का रिंग होने लगता है। लखन दहाड़ मारकर वहीं गिर जाता है और दम तोड़ देता है। एक बाप और बेटे का मिलन अधूरा रह जाता है।